युवा बेरोजगार है, भुखमरी के कगार पे है। आप किसान को गुमराह करने का काम करोगे, आप रोजगार की कोई बात नहीं करोगे, छात्रों के वजीफे की कोई बात नहीं करोगे। बीजेपी के युवा नेता हैं एबीवीपी वाले, उनको लट पड़ रही यूपी के अंदर। आप फिर रोजगार को लेकर आप जंतर मंतर पे जाओ, आए दिन वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, कौन आवाज नहीं उठा रहा। डिक्टेटरशिप बिहाइंड डेमोक्रेसी चल रही है। यहाँ के राजा को अपनी इमेज भी बचानी है और अपना शासन भी। ये देश के लोग कोरोना में पैदल चले, हजारों किलोमीटर पैदल चले। नेपाल में जिस तरह जेन ज़ी जनरेशन के युवाओं ने बड़ा प्रदर्शन किया, वो प्रदर्शन हालांकि बाद में हिंसक हो गया और उसके बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली सहित कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, कई सांसदों ने इस्तीफा दिया। उसके बाद लगातार भारत में भी बहस छिड़ गई है कि भारत की सरकार को क्या इससे कोई सीख लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस पर लोगों का कहना क्या है, लोग क्या सोचते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हाल ही में जिस तरीके से नेपाल में पूरा घटनाक्रम हुआ है और नेपाल के प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश भागना पड़ा, आप इस संदर्भ में क्या देखें, क्योंकि भारत में भी परिस्थितियां मिलती जुलती हैं, बेरोजगारी की बात है, भ्रष्टाचार की बात। भाई दुष्यंत कुमार जी, युवा जब बोलेगा जब उसके गले में बात आ जाएगी, किसान जब बोलेगा जब उसकी नाड़ पे गर्दन पे बात आ जाएगी, उसकी सांस निकलने की कगार होगी। चाहे आज पंजाब की बाढ़ हो, चाहे आज तीनों कृषि कानून की बात हो, और चाहे आज आपके जो नेपाल में हुआ है उस पर हुआ हो। आए दिन युवा बेरोजगार है, भुखमरी के कगार पे है। देश में घोषणाएं होती हैं कि आपके देश में कई गुना किसानों की आय वृद्धि हो जाएगी, कई लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। आज तक हमें ये नहीं पता, हम गांव से चलकर आते हैं, हमारे गांव से एक युवा को अगर रोजगार मिलता हो, अगर भर्ती खुलती है तो भर्ती में पहले रिटन टेस्ट, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर इंटरव्यू, और अब एक सबसे बड़ा टेस्ट होने लगा, वो है कोर्ट टेस्ट। हमें समझ में नहीं आ रही है सरकार चला रहे या ड्रामेबाजी कर रहे। अरे यार, जनता को गुमराह कर रहे हो, आप वो काम कर रहे हो, बस केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करोगे। आप किसान को गुमराह करने का काम करोगे, आप रोजगार की कोई बात नहीं करोगे, छात्रों के वजीफे की कोई बात नहीं करोगे, आप स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन में ले जाना चाहते हो, प्राथमिक शिक्षा को बंद करना चाहते हो। अरे जब तक गले में बात नहीं आएगी तो कौन जागेगा। और आज नेपाल में हुआ, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी ये हाल होने के कगार पे है। एक छोटी सी वैकेंसी चपरासी की निकलती है, पीएचडी वालों को उन पर दुष्यंत भाई आवेदन करना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुर्गति वाली बात नहीं है। एक कांस्टेबल के लिए बीटेक होल्डर, एमबीए होल्डर आवेदन कर रहे हैं, सफाई कर्मी के लिए पीएचडी आवेदन कर रहे हैं, बीएड आवेदन कर रहे हैं। इससे ज्यादा घर में जाने वाली स्थिति क्या होगी। एक पढ़ा लिखा युवा जो देश को संभालने की स्थिति में है, वो नाली सफाई करने की मजबूर हो रहा है। और आने वाले समय में नेपाल को देखकर सोच जाना चाहिए। अभी बांग्लादेश में वो चाहे बाद में मुद्दा किसी तरह परिवर्तन हुआ, वहां भी रोजगार की और महंगाई का मुद्दा उठा। आने वाले समय में भारत में मुद्दा उठा तो उसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार, और जो किसानों का और युवाओं का उत्पीड़न कर रही है वो सरकार जिम्मेदार होंगी। दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि नेपाल में नेपो किड्स कैंपेन चल रहा है, और नेपो किड्स का मतलब है कि नेताओं के जो बच्चे हैं जो बाहर विदेश में जाकर के मौज कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, उससे नेपाल का युवा दुखी हुआ। कहीं ना कहीं उसने उस चिंगारी को मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, जब किसान की बात आती है, किसान का बेटा बोलता है, पूरे देश को 85% आदमी व्यापार कर रहा है, अनेकों जगह बैठा हुआ राजशाही चला रहा है, लेकिन 20% किसान खेत में मेहनत करके पूरे देश का पालने का काम कर रहा है। जब प्राइमरी स्कूल की बात होगी, जब सरकारी चीजों की बात होगी, जब सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की बात होगी, तब तो नेताओं के लोग उठाएंगे, अफसरशाही लोग उठाएंगे। जब बड़ी नौकरियों की बात होगी, बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट दखल अंदाजी करके आईएएस की पोस्ट पर बड़े बड़े नेताओं की औलादे भर्ती हो जाएंगी, बड़े बड़े बोर्डों में जाके अध्यक्ष की पोस्ट पर बड़े बड़े नेताओं की औलादे बैठ जाएंगी, और किसान का बेटा सरकारी स्कूल में जाएगा, वहां की आप व्यवस्था खराब करोगे। आप बोर्ड में आज तक मुझे बता दो, किसी एक नेता का, किसी केंद्रीय मंत्री का, किसी राष्ट्रपति का, किसी प्रधानमंत्री का बेटा अगर किसी बॉर्डर पर शहीद हुआ हो, बॉर्डर पर शहीद होता है तो किसान का बेटा होता है, नौजवान का बेटा होता है, गरीब गुरबा का बेटा होता है, मजलूम का बेटा होता है, बेसहारा का बेटा होता है। महिलाओं को दर्द होता है जब अपनी कोख के लाल को एक तिरंगे में लिपटा हुआ देखती हैं। लेकिन क्या करें, हम गरीब से निकले हुए हैं, गरीबी जानते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, मगर अपनी धरती माँ का शोषण तो नहीं देख सकते। लेकिन क्या होता है, जनता के वादों को भूल जाते हैं, और नेता अब पैदा हो रहे हैं पैराशूट से।
जनता को हिंदू और मुस्लिम में गुमराह कर देंगे। आने वाले समय में नेपाल जैसा हाल मुझे लग रहा है, कहीं भगवान से मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि ऐसा हाल यूपी का ना हो, ऐसा हाल दिल्ली का ना हो, ऐसा हाल भारत का ना हो। लेकिन भारत का युवा परेशान है, मजबूर है। आने वाले समय में अगर निर्णय लिया तो इसकी जिम्मेदार, मैं पुनः कह रहा हूं, ये भाजपा सरकार और तानाशाह सरकार होगी। अगर इस देश का दंश को, इस देश की हालत को सुधारना चाहते हैं तो यहाँ के युवाओं को रोजगार देना होगा। नहीं तो आंदोलन हमने अभी आवेदन कर दिया है और घोषणा भी कर दी है यही दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से। हम 5 नवंबर को दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ी किसान पंचायत और रोजगार पंचायत करेंगे। किसान बचेगा, देश बचेगा, नौजवान बचेगा, रोजगार मिलेगा और महिलाओं को हक मिलेगा। आप क्या मान रहे हैं इस चीज़ को कि हमारे यहाँ का जो यूथ है वो यूथ जिस तरीके से उसको जाति और धर्म के नाम पर तोड़ा जाता है, क्या उस यूथ का असंतोष जो है वो कभी निकलेगा? हम हिंसक आंदोलन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हिंसक आंदोलन की। क्या अन्ना जैसा मूवमेंट कभी होगा? बिल्कुल होगा। आप ये कहना चाह रहे हो, अभी आपको पता होगा एबीवीपी वालों ने ही किया आपको यूपी के अंदर, उन्होंने रोजगार मांगा तो पुलिस वालों ने लटा के लठ मार दिए। अरे बीजेपी का संघ है वो तो। आप ये देखो, बीजेपी के युवा नेता हैं एबीवीपी वाले, उनको लठ पड़ रहे यूपी के अंदर। आप कह रहे रोजगार को लेकर आप जंतर मंतर पे जाओ, आए दिन वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, कौन आवाज नहीं उठा रहा? शिक्षक उठाते हैं आवाज, डॉक्टर उठाते हैं, कितनी हड़तालें सबकी होती हैं, पर मुद्दा यही है कि एकजुटता नहीं है। जब तक भारत के अंदर, अब वही वाली बात है, कोई यूपी के अगर 10 आदमी आके बैठ जाए तो उससे माहौल नहीं बदलेगा। माहौल तब बदलता है जब एकजुटता में पूरा देश खड़ा होता है। जब तक पूरा देश खड़ा नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा। और भारत के अंदर जब तक अंधभक्ति लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक भी बदलाव नहीं होगा। भारत के अंदर अंधभक्ति का लेवल बहुत बड़ा है। 5 किलो गेहूं में सिमट के रह गए हैं वो लोग। आप इस बात को समझो। तो जब एक आदमी की नीयत में ये आ जाए कि मुझे रोजगार से क्या मतलब, 5 किलो गेहूं खाऊंगा पेट भर जाएगा, मैं तो उसी में खुश हूँ। जब एक आदमी रोटी से और अपनी भूख से समझौता करना सीख जाए ना साहब, तो वो आवाज नहीं उठाता। भारत के लोग अपनी भूख से समझौता करना सीख चुके हैं। तो जब तक भारत के अंदर लोगों का जमीर नहीं जागेगा, अंधभक्ति नहीं छोड़ेंगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि नेपाल में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये सारी चीज़ें हुई, जो लिंक जोड़ा जा रहा है नेपाल में, जिस तरीके से सोशल मीडिया ऐप से बैन लगाया गया, क्या आपको लगता है कि भारत में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो खतरे में है कहीं? बिल्कुल है जी। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हो तो यूट्यूबरों को आपको लगा होगा लगातार बैन किया जाता है। आपको पता होगा जोन सी वीडियो बहुत अच्छी चल जाए वो उड़ा दी जाती है फेसबुक के द्वारा। टिकटॉक को बैन किया गया। क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? क्योंकि टिकटॉक के ऊपर बहुत लोगों ने नाचने गाने को छोड़ के विरोध शुरू कर दिया था। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो आप भारत में कहते हो, बेशक मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ लोगों के तरीके गलत हो सकते हैं, कुछ लोगों की भावनाएं गलत हो सकती हैं, पर आप उसके चक्कर में सारे लोगों की आवाज़ को दबाओगे तो वो कहाँ से कहाँ तक ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा साहब, अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत में लगातार हनन हो रही है। आज की डेट में कहीं प्रोटेस्ट होता है, कहीं पुलिस वाले खड़े हो तो लोगों की आवाज़ का लेवल भी छोटा हो जाता है, खुल करके सामने नहीं आता। मेरा आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप पंजाब से हैं, पंजाब में केंद्र सरकार द्वारा जो 1600 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया गया है, उसको कितना उपयुक्त मानते हैं आप, और सरकार कितना हद तक काम कर पा रही है? बहुत कम है पैसा। वो पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब के किसान बर्बाद हुए हैं। 20,000 रुपये आपको पता होगा प्रति एकड़ देने का वादा जो है भगवंत मान ने किया है, वो भी बहुत कम है। आज हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि दोनों सरकारें मिलकर के पंजाब की जनता के लिए काम करें। आज ये राजनीति की बलि नहीं चढ़ना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप कि तूने इतना दिया, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, ये हम क्या करें का मतलब नहीं है। आज पंजाब के लोगों के साथ जो सिचुएशन हुई है, उस सिचुएशन में आप ये मान के चलो कि जो ये फसल अभी की है ना, ये तो खराब हुई है, इससे अगली भी खराब होगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी ने इतना पानी पी लिया, क्योंकि सूखते सूखते बहुत टाइम लगेगा साहब। और वक्ता फर्टिलिटी जिसको कहते हैं, पढ़े लिखे लोग होंगे वो समझेंगे, अगर आपके व्यूअर पढ़े लिखे होंगे जो, वो इस बात को बहुत अच्छे समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फर्टिलिटी उसकी खत्म हो गई होगी मिट्टी की, उसको तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा। तो पंजाब के साथ आज सरकारों को कम से कम 2 साल 3 साल तक खड़े रहने की जरूरत है। और उसमें 1600 करोड़ रुपया ऊंट के मुंह में जीरा, ये वाली बात। आखिरी सवाल मेरा आपसे, भाजपा की सरकार के लिए नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, या श्रीलंका में जो हुआ पहले, क्या संदेश छिपा हुआ है? भाजपा की सरकार के लिए ये संदेश छुपा हुआ है कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जब वो अपने हक लेने पे आती है तो हलक में हाथ दे के भी छीन लेती है, और जो तानाशाही के पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनको पूट देती है। तो आज उसको विपक्ष के कुछ नेताओं ने बड़े चेतावनीपूर्ण तरीके से, संजय राउत ने भी ये बात बोली है और भी बहुत सारे लोगों ने बोली है। हम उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे, हमारा या विपक्ष का किसी का भी मुद्दा भारत की जनता को भड़काने का नहीं है। उसको गोदी मीडिया गलत देख रही है। एक आईना दिखाना जो होता है ना, उस आईने को आप देख करके अगर डर रहे हो तो ये डर आपका है, ये हमारा दिया हुआ नहीं है। राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दिया, वही नारा अब नेपाल में थोड़ा सा परिवर्तित होकर के लोग वहाँ के कह रहे हैं, युवा वहाँ के कह रहे हैं, केपी चोर गद्दी छोड़। तो जिस तरीके से वो नारा लोकप्रिय हुआ, जिस तरीके से राहुल गांधी का जो नारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब लोगों तक पहुँच रहा है, विदेश में पहुँच रहा है, कितनी प्रासंगिकता इस चीज़ की समझ पा रहे हैं आप?
कि क्या वास्तव में विपक्ष ने अच्छा मुद्दा पकड़ लिया ये? राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, देश को जागरूक करने की कोशिश करी और उसके प्रमाण भी इस देश के सामने रखे। दुर्भाग्य इस बात का है कि उस प्रमाण को देश की मीडिया ने झुठलाया, उस प्रमाण को इस देश के कई लोगों ने झुठलाया। मैं कह रहा हूँ, अगर एक व्यक्ति के पास डाउट भी आ जाता है कि देश का प्रधानमंत्री गलती से बना है, उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, तो ये इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की जुडिशरी और इस देश के चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो उसका अवलोकन करके सही रिपोर्ट पेश करे। अब बांग्लादेश की बात हो या फिर बात हो श्रीलंका की, वहाँ की सरकारों पर तानाशाह होने के आरोप लगे और यहाँ की सरकार पर भी तानाशाह होने का आरोप लगता है। आप एक नागरिक होने के नाते तानाशाह भाजपा है क्या, इस आरोप से कितना सहमत है? 100% तानाशाह है। बस वहाँ और यहाँ में इतना फर्क है कि वहाँ की तानाशाही दिखती है, वहाँ का तानाशाह आंखों में आंखें डाल के बोलता है कर रहा हूँ और जो हो सके उखाड़ लो, और यहाँ का तानाशाह आंखों में आंसू लेकर कहता मैं तो तानाशाह हूँ ही नहीं। डिक्टेटरशिप बिहाइंड डेमोक्रेसी चल रही है। यहाँ के राजा को अपनी इमेज भी बचानी है और अपना शासन भी। वहाँ के व्यक्ति को, बांग्लादेश के शासक को और भाई नेपाल के शासक को सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी थी। यहाँ का शासक ये चाहता है कि मैं तुम्हें मारूं भी और तुमको मालिक बहुत अच्छे हो आप, जस्ट लाइक हिटलर। एक मुर्गे के सारे पंख नोच दिए, एक एक करके पंख नोच दिए, पीड़ा ही पीड़ा दी और लास्ट में 4 दाने दे दिए। लेक चुगले। ये देश के लोग कोरोना में पैदल चले, हज़ारों किलोमीटर पैदल चले। पैदल चलने के बाद इस देश के लोग ट्रेनों से कुछ ले गए, पुलिस वालों से लाठियाँ भांजी गई, उल्टे सीधे तरीके से सैनिटाइज किया गया, उल्टे सीधे मुकदमे लिखे, उल्टे सीधे चालान हुए और लास्ट में 5 किलो राशन का गिफ्ट देके कहते हैं मालिक बहुत अच्छे हो। तो इस देश का तानाशाह अच्छा भी बनना चाहता है, इतना ही फर्क है। निश्चित रूप से जो सरकारें आम जनता से दमन और आतंक के बराबर सरकार चलाती हैं, उनका अंत होना लाजमी है। नेपाल, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश इसका उदाहरण है। हमारे देश को देखिए, मैं हिंसा का कहीं भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि हमारा देश अहिंसात्मक तरीके से आज़ाद हुआ है अंग्रेज़ों के चंगुल से। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक तरीके से हमने देश की आज़ादी हासिल की और मैं हिंदुस्तान की जनता को, जो हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से परेशान है, त्रस्त है, जो देश में भुखमरी है, जो देश में नौकरी का अकाल है, बेरोज़गारी बढ़ी है, नौजवान बेरोज़गार हो रहा है, भारत सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए। अपने जो सीमा से सटे हुए देश हैं उसमें जो आंदोलन और जो सरकारें गई हैं, भारत की सरकार को भी उससे सीख लेनी चाहिए। और मेरा आग्रह है नरेंद्र मोदी जी से कि आप भी चेत जाइए, नौजवानों को रोज़गार दीजिए। जी, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वह दलाल हो चुका है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का काम हमारी सोशल मीडिया कर रही है। सोशल मीडिया के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, जो आप पत्रकारिता जगत को जिंदा रखें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आप चेत जाइए, हिंदुस्तान के लोगों को रोजी दीजिए, रोटी दीजिए, नौकरी दीजिए और लोगों को अच्छे से अच्छी तालीम देने के लिए कॉलेज खोलें। जो विरोध हो रहा है, जो असंतोष है, उस असंतोष को कम करने का प्रयास करिए। मेरा दूसरा सवाल आपसे है सर, कि आपने अभी बात की बेरोजगारी की, आपने बात करी भ्रष्टाचार की। क्या हमारे देश में ये मुद्दे तो हैं ही, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे, क्या हमारे देश में जाति धर्म की जब राजनीति होती है तो क्या युवाओं के असंतोष को दबाने के लिए काम किया जाता है? सरकार को इस तरीके से एजेंडा चलाया जाता है? निश्चित रूप से दमन और आतंक के बल पर सरकार चलती है और ये सरकार चलाई जाती है, क्योंकि ये निरंकुश सरकार है। आप देखिए, किसान आंदोलन किसी जाति और धर्म का नहीं था। किसान हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, पंजाबी भी होता है, हर जाति और हर धर्म के लोग किसान होते हैं। किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन अभी तक हिंदुस्तान में खड़ा नहीं हुआ। फिर भी 700 किसान मार दिए गए, लेकिन इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रहना। तो ये सरकार निरंकुश है, निरंकुशता के बल पर ये सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार चेत जाए, हिंदुस्तान का नौजवान जाग रहा है और अपने सीमा के से सटे हुए देश के लोगों से सीख रहा है, आंदोलन करेगा। ए सरकार के नुमाइंदों, चेत जाओ। आपकी सरकार भी अगर नेपाल के तरह से चलाई जाएगी, बांग्लादेश की सरकार की तरह चलाई जाएगी, श्रीलंका की सरकार की चलाई जाएगी, तो आपकी भी सरकार चली जाएगी।